जय हिंद दोस्तों। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर, जो कि उस वक्त दो यूटीज में डिवाइड हो चुका था, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि यहाँ पर असेंबली थी तो अब तक यहाँ पर इस असेंबली के लिए कोई भी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए थे। और इसको लेकर ना लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इलेक्शंस कमीशन जो है ये 30 सितंबर 2024 तक में इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट करवाए। और आपको पहले बता दें कि इसको लेकर अब अपडेट आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में अब ये वोट होने वाले हैं। और ये जो वोट है ना ये 3 फेज में होने वाले हैं। और इस 3 फेज में जहाँ पर पहला जो फेज होगा वो 18 सितंबर को होने वाला है, दूसरा फेज आपका 25 सितंबर को होने वाला है और तीसरा फेज आपका 1 अक्टूबर को होने वाला है। 3 फेज में जम्मू कश्मीर का जो असेंबली इलेक्शंस है टोटल कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें टोटल जो है 90 सीट्स जो है इसको लेकर यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं। और ये डेट आने के बाद ना साथ ही साथ जो हरियाणा है जहाँ पर साथ ही साथ जहाँ इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं, जहाँ पर 1 फेज में सिंगल फेज में जहाँ इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं, इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इंडिया का एक स्टेट का असेंबली इलेक्शंस, आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया का एक स्टेट झारखंड, वहां पर अगर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं असेंबली के तो क्या पूरा वर्ल्ड मीडिया इसे कवर करना चाहेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को अनाउंसमेंट के बाद में पूरा जो वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रहा है। आप अल जजीरा देख सकते हैं, इवन कि इसके अलावा आप देखेंगे कि अरब न्यूज में आप यहाँ पर देख पाएंगे हेडलाइंस, द न्यूयॉर्क टाइम्स का भी देख पाएंगे। इसके अलावा आप देख पाएंगे AP न्यूज का। तमाम जो वर्ल्ड मीडिया ना इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्शन है ना असेंबली इलेक्शन, ये 10 साल के बाद ये कंडक्ट होने वाला है। 10 साल क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 हटा 2019 के टाइम में। लास्ट ईयर जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे लास्ट टाइम असेंबली के 2014 के टाइम में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, जिस वक्त एक गठबंधन की सरकार बनी थी। इसके बाद में गठबंधन की जो सरकार है वो टूटती है, प्रेसिडेंट रूल लगती है, आर्टिकल 370 आता है और यहाँ पर अब तक कोई भी असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इनसे जब पूछा गया कि ये जो डेट है ना 18, 25, 1 अक्टूबर, ये डेट एक शॉर्टेस्ट डेट है, इतने कम टाइम पीरियड में इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ये डेट कितना मायने रखता है? तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये डेट हमारे लिए मायने नहीं रखता है। मायने रखता है यहाँ पर वो प्रोविजंस, वो रिजर्वेशंस के प्रोविजंस जो जम्मू एंड कश्मीर एक्ट को अमेंड करके पिछले साल दिसंबर के टाइम में लाया गया था। आप पूछेंगे वो 3 बदलाव क्या थे? वो 3 बदलाव कुछ इस तरीके से थे कि इस अमेंडमेंट में, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में ये बात की गई यहाँ पर कि इसके जरिए जो कश्मीरी पंडित, जो माइग्रेंट्स हैं, जो कश्मीर छोड़ के आ चुके हैं, वहां जा चुके हैं, उनके लिए जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है जो POK से हैं, और तीसरा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तीनों के लिए रिप्रेजेंटेशंस की बात की गई है। क्योंकि आप इसके पहले देखेंगे ना जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 की बात करें तो इसमें भी रिजर्वेशन की बात की गई थी, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं थी। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टर्म यूज किया गया है वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, इसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस की का भी जिक्र किया गया। लेकिन स्पेसिफिक तरीके से पिछले साल जो बिल लाया गया उसमें साफ साफ मेंशन किया गया कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में, जो POK से डिस्प्लेस हो रहे उन पर्सन्स के बारे में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली सीट को, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर है, तो यहाँ पर आज के टाइम में 90 असेंबलीज है, जो 90 सीटें हैं वो आप देख पाएंगे, जिनमें से 74 जो सीटें हैं जनरल के लिए है रिजर्व, ST के लिए 9 सीटें और SC के लिए 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर सीटें रिजर्व है। लेकिन आप पूछेंगे हमसे कि 90 सीटें तो पहले नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल पहले 90 सीटें यहाँ पर नहीं थी, पहले यहाँ पर थी 83 सीटें। इसी पिछले साल ही डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद में 90 सीटें बढ़ाई गई। क्योंकि पहले जो था ना 83 में, उनमें से 37 जम्मू के लिए था, कश्मीर के लिए 46 था। लेकिन जब 90 बढ़ाया गया, 7 सीटें यहाँ बढ़ाई गई, तो उनमें से 43 जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए 47 सीटें यहाँ बढ़ाई गई। और लोकसभा के लिए आपको पता होना चाहिए 5 सीटें है वहां पर, उनमें से कोई चेंज नहीं किया गया। और वहाँ के जो असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं उनमें से भी आप पार्टीज, जो मुख्य तौर पर जो पार्टीज हैं वहाँ पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो गई, या फिर BJP लीड जो पार्टी हो गई, या फिर NC जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो यहाँ पर खासकर ज्यादा एक्टिव है। लेकिन आप हमसे पूछेंगे वेट कि 90 सीटें तो यहाँ पर इलेक्शन सभी होने वाले हैं, लेकिन पिछले साल ही जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के टाइम में ही कुछ जिक्र किया गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व की जाएगी। उनका फिर क्या हुआ? क्योंकि ये 24 सीटें मिलाने के बाद में टोटल जो सीटें हैं वो यहाँ पर 119 हो जाती है। आप बोलेंगे वेट 5 फिर भी कम है। 5 जो सीटें हैं ना वो यहाँ पर नॉमिनेटेड थी, मतलब 90 सीटें यहाँ पर जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं, 24 सीटें POK जो के लिए रिजर्व किया गया और 5 सीटें यहाँ पर नॉमिनेटेड के लिए। तो क्या इस 24 सीट के लिए इलेक्शंस नहीं होंगे?
नहीं, फिलहाल अभी इस 24 सीट्स के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ जो 90 सीटें हैं उनके लिए यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वोटर्स की बात करें ना, टोटल वोटर्स आज के टाइम में 87.09 लाख इलेक्टर्स जो है ये वोट करने वाले हैं। उनमें से मेल की बात करें, मेल वोटर्स की, तो 44.46 लाख जो वोटर्स है वो मेल है, और उनमें से फीमेल जो वोटर्स है 42.62 लाख ये फीमेल वोटर है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसे हो सकता है? क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है, ओवरऑल इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तान इसके लिए, जैसे ही इंडिया में लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट हुए और उनमें से मालूम ये चला कि जम्मू कश्मीर से ह्यूज नंबर्स ऑफ वोटर्स लोकसभा में वोट किए हैं, इसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से लगातार टेररिस्ट अटैक जम्मू रीजन में खासकर होते रहे। इवन कश्मीर को भी टारगेट किया गया और एक न्यू वेव ऑफ टेररिज्म देखा गया कि सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है, बस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, और इन तमाम इश्यूज के ऊपर में हमने वीडियो बनाया है। और आप देखेंगे लास्ट 2 से 2.5 महीने में मल्टीपल टेररिस्ट अटैक जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में देखे गए। हालांकि आपको बता दें कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी जो भारतीय सेना है साइमल्टेनियसली एंटी टेरर ऑपरेशन चला रही है, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान का हिडन एजेंडा ये है किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर रीजन में जो असेंबली इलेक्शंस है उसे डिस्टेबलाइज किया जाए और डिले किया जाए। क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट हुए थे ना, तो इस लोकसभा इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने यहाँ पर ये कहा कि इस बार का जो वोटर टर्नआउट है ना 58.58% है। मतलब ये कि लास्ट 35 ईयर्स के अगर हम डेटा देखें तो जम्मू कश्मीर में इतने वोटर्स टर्नआउट देखने को नहीं मिले हैं, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक झटका देने वाला बात है। और तभी पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर यहाँ पर वोटर्स खुल के सामने आएंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर लीडर को चूज करेंगे, तो उनकी जो डिमांड होगी वो डेमोक्रेटिक होगी। लेकिन इसी के लिए पाकिस्तान चाहता है कि नहीं, डेमोक्रेटिक ना होकर ये सेपरेटिस्ट जो लीडर है उसके जरिए अपनी डिमांड को पूरा करे, मतलब कि पत्थरबाजी करे, सेना के ऊपर अटैक करे, इस तरीके से अपनी डिमांड को पूरी करे। और इसको लेकर भी पाकिस्तान जो है फेलियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जितना भी चाह रहा है इस टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे लोगों को रिक्रूट नहीं कर पा रहा है। और इसलिए पाकिस्तान का एक हिडन एजेंडा ये है कि किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए या डिले कर दिया जाए। और इसी के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ साफ ये कह दिया कि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पोल्स के लिए, इलेक्शंस के लिए हम लोग फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। एक बड़े नंबर्स में, जो नॉर्मल तरीके से एक स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उससे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बीएसएफ, लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पर एक्टिव रहने वाली है जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के कारण। साथ ही साथ यहाँ पर हाल ही में 14 अगस्त की हम बात करें, जब डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग रखती है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी को लेकर। साथ ही साथ इस मीटिंग में यहाँ पर NSA अजीत डोभाल आर्मी चीफ प्रेजेंट थे, ताकि किसी तरीके से यहाँ पर इस इलेक्शंस में पाकिस्तान की गंदी नीति जो है यहाँ पर कामयाब ना हो सके। क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस में हर्डल्स क्रिएट करे, ताकि जो वोटर्स है वो डिस्ट्रैक्ट हो, फ्रस्ट्रेट हो और घबरा कर अपने घर में रहें और वोट ना करें। क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे ना, तो 1967 से लेकर 2019 तक का डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार कहीं के इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। अगर एक को छोड़ दे, 1991 को छोड़ दे तो, और इसके बाद में 2019 के टाइम में तो यहाँ से 370 हट गया और ये यूटी बन चुका है। तो रिकॉर्ड भी ये कहता है कि यहाँ पर लगातार इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर फिलहाल असेंबली इलेक्शंस के लिए 10 साल का एक बड़ा गैप हमें देखने को मिला है। और ये डेट आने के बाद ना ऑपोजिशंस के पार्टी, CPIM के लीडर, ये तमाम जो ऑपोजिशंस के जो पार्टी है ये वेलकम कर रहे हैं खासकर इलेक्शन कमीशन के इस स्टेप को। क्योंकि ये 18, 25, 1 को इलेक्शंस हो तो रहे हैं, लेकिन जस्ट 3 दिन के बाद में 4 अक्टूबर को इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर, आपके मानते इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि कौन सा कंट्री जो हाल ही में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है AIM-174B, जो कि एक एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है, और ये इंट्रोड्यूस किया है इंडो पैसिफिक रीजन में। आपको बताने उस देश का नाम UK, US, जापान या फिर इंडिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।